So, welcome to all of you in this lecture 8 of metal cutting. लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो मिनिमम क्राइटेरिया था शेयर एंगल के लिए फॉर मिनिमम पावर कंजम्पशन ड्यूरिंग मशीनिंग प्रोसेस, इसके बारे में स्टडी किया था। आज हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो एक और टर्म इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में, जो कि जिस पर बेस काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, वो टर्म है शेयर स्ट्रेन। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग कर देते हैं। शेयर स्ट्रेन ड्यूरिंग मशीनिंग, शेयर स्ट्रेन ड्यूरिंग मशीनिंग। ओके, तो इसके लिए एक एक्सप्रेशन आता है, उसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। इसके लिए जो एक्सप्रेशन है वो ये है, शेयर स्ट्रेन डेट इज इक्वल टू कॉट फाई प्लस tan फाई माइनस अल्फा। ये हमारे पास में एक्सप्रेशन आता है। ओके, डेट इज शेयर स्ट्रेन इंड्यूस्ड ड्यूरिंग मशीनिंग। इसके लिए ये इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर बेस न्यूमेरिकल भी बनते हैं। डेट इज शेयर स्ट्रेन इज इक्वल टू कॉट फाई प्लस tan फाई माइनस अल्फा। अब यहाँ पर भी जैसे हम लोगों ने ऑप्टिमम शेयर एंगल रिलेशनशिप फॉर मिनिमम वर्क कंजम्पशन के लिए, वर्क कंज्यूम होने के लिए लास्ट टर्न पर डिस्कस किया था, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर मिनिमम शेयर स्ट्रेन इंड्यूस्ड ड्यूरिंग मशीनिंग के बारे में अब स्टडी करेंगे। तो आप अगर इस पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जो ये शेयर स्ट्रेन आ रहा है, ये हमारा किसका फंक्शन बन रहा है? ये फाई का बन रहा है। क्योंकि आप मान लीजिए आपने कोई भी टूल को सिलेक्ट कर लिया मशीनिंग प्रोसेस के लिए, ठीक है। अब अगर आपने कोई एक पर्टिकुलर टूल को सिलेक्ट किया हुआ है तो उस टूल की ज्योमेट्री जो होगी वो क्या रहेगी? वो फिक्स रहेगी ड्यूरिंग मशीनिंग। भाई टूल, आपने एक पर्टिकुलर टूल को अगर सिलेक्ट किया है मशीनिंग के लिए तो उसकी ज्योमेट्री तो क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। और अगर टूल की ज्योमेट्री फिक्स है वहां पर, तो उस कंडीशन में जो टूल का रैक एंगल होगा वो भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो एक किसी पर्टिकुलर टूल के लिए जो हमारे पास में टूल की ज्योमेट्री होगी वो फिक्स होगी, और इस वजह से उसका जो रैक एंगल होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। तो यहां पर अगर आप देखें, जो शेयर स्ट्रेन होगा इंड्यूस्ड ड्यूरिंग मशीनिंग, दैट इज द फंक्शन ऑफ फाई। फाई यहां पर क्या है? दैट इज शेयर प्लेन एंगल। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो शेयर स्ट्रेन इंड्यूस हो रहा है ड्यूरिंग मशीनिंग में, वो हमारा पूरी तरीके से डिपेंड हो रहा होगा फाई पर। तो अगर हम मिनिमम शेयर स्ट्रेन क्राइटेरिया को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमम मिनिमम यहां पर अडॉप्ट करना पड़ेगा। और मैक्सिमम मिनिमम के लिए आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा किसके टर्म में? शेयर स्ट्रेन को फाई के टर्म में। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डी ऑफ शेयर स्ट्रेन अपॉन डी फाई, और डेट इज इक्वल टू 0 करते हैं, और इसको डिफरेंशिएट करके इसको पूरा सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास में जो क्राइटेरिया आएगा किसके किसके बीच में? फाई और अल्फा के बीच में जो रिलेशनशिप आएगी वो हमारे पास में आएगी, डेट इज 2 फाई माइनस अल्फा इक्वल्स टू 90 डिग्री। 2 फाई माइनस अल्फा इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये हमारे पास में रिलेशन आएगा। तो अगर इसको हम लोग और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास में एक्सप्रेशन क्या आएगा? फाई इक्वल्स टू, ये अल्फा वाला जो टर्म हमारा है वो इधर आ जाएगा, दैट इज 90 प्लस अल्फा बाई 2। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि फॉर मिनिमम शेयर स्ट्रेन इंड्यूस्ड ड्यूरिंग मशीनिंग के लिए फाई और अल्फा में क्या रिलेशनशिप होगी? फाई डेट मीन्स शेयर एंगल, और अल्फा डेट मीन्स रैक एंगल में क्या रिलेशनशिप होगी? तो आपके पास में ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, ये कैसे आया? हमें पता था जो एक्सप्रेशन था शेयर स्ट्रेन के लिए वो क्या है? कॉट फाई प्लस tan फाई माइनस अल्फा है। इसको हम लोग जब डिफरेंशिएट करेंगे और मैक्सिमम मिनिमा को हम लोग लगाएंगे तो उस कंडीशन में हमारे पास में क्राइटेरिया क्या आ रहा है? 2 फाई माइनस अल्फा इक्वल्स टू 90 डिग्री। और देन आप जब इसको जो है कैलकुलेट करोगे और फाई की वैल्यू निकालोगे तो फाई इक्वल्स टू यहाँ से क्या हो जाएगा? दैट इज 90 प्लस अल्फा बाई 2। तो ये हमारे पास में एक्सप्रेशन
यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट टर्म आता है, इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी। अब ये क्या होता है स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी, इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, हेडिंग डाल लीजिए स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी। तो नाम से ही समझ में आ रहा है, अगर हम इसको डिफाइन करना चाहते हैं कि स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी क्या होगा मशीनिंग में, तो इसको ध्यान से देखिए। दैट इज डिफाइन एज एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिमूविंग यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल फ्रॉम द वर्क पीस। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए। एनर्जी required for removing unit material from workpiece। ओके, यानी किसी भी वर्कपीस से मशीनिंग के थ्रू आप यूनिट वॉल्यूम मटेरियल को अगर रिमूव कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, तो जो एनर्जी इनपुट हमको देना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी। तो नाम से ही समझ में आ रहा है, अगर इसको आप मैथमेटिकली एक्सपेंशन में लिखना चाहोगे तो स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी जो आएगा, इसको मैं शॉर्ट में लिख दिया है एस फॉर स्पेसिफिक, सी फॉर कटिंग, ई फॉर एनर्जी, दैट इज इक्वल टू क्या होगा टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड। ओके, जिसको कि हम लोग क्या कहते थे पावर कंजम्पशन निकालते थे। जो पावर कंजम्पशन हम लोगों ने पहले निकाला था एफ सी मल्टीप्लाई बाई वी, है ना, कटिंग वेलोसिटी, कटिंग फोर्स मल्टीप्लाई बाई कटिंग वेलोसिटी, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था पावर कंजम्पशन ड्यूरिंग मशीनिंग। वही हमारे पास में क्या था, वर्क डन था, वर्क डन रिक्वायर्ड फॉर मटेरियल रिमूवल। तो यहां पर भी वही होगा, स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन रिक्वायर्ड फॉर मशीनिंग अपॉन यहां पर क्या हो जाएगा अपॉन, अब ये तो क्या हो गया हमारे पास में टोटल अमाउंट ऑफ जो हो गया वर्क जो कि मशीनिंग के लिए रिक्वायर्ड होगा, तो अपॉन क्या होगा मटेरियल रिमूवल रेट, मटेरियल रिमूवल रेट। ठीक है, MRR, जिसको शॉर्ट में इन शॉर्ट हम लोग क्या लिखते हैं MRR। तो ये जो मटेरियल रिमूवल रेट ये क्या है, ये आपका आएगा किसके टर्म में आएगा, ये आपका आएगा mm³ पर मिनट। ठीक है, यानी वॉल्यूम जितना आपका पर यूनिट टाइम में जो रिमूव हो रहा होगा उसकी बात किया जा रहा है मटेरियल रिमूवल रेट में। तो अगर आप इसको रिलेट करो तो हमको पता है वर्क डन रिक्वायर्ड फॉर मशीनिंग, ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। वैसे तो हमने देखा था कि टोटल जो वर्क डन आ रहा था वो क्या आ रहा था, FC मल्टीप्लाई बाई VC प्लस FT मल्टीप्लाई बाई फीड वेलोसिटी, है ना, VF से जिससे हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया था। बट हम लोगों ने ये देखा था कि जो फीड वेलोसिटी थी उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम थी, जिसकी वजह से जब फीड वेलोसिटी को हम लोग प्रोडक्ट कर रहे थे इसके थ्रस्ट फोर्स के साथ में, तो वो वैल्यू बहुत ही ज़्यादा छोटी हो जा रही थी। इसलिए हमने ये उस टर्म को पूरे को नेगलेक्ट कर दिया था और केवल हमने ये माना था, एज्यूम किया था कि जो वर्क डन रिक्वायर्ड होगा फॉर मशीनिंग दैट इज इक्वल टू क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ कटिंग फोर्स मल्टीप्लाई बाई कटिंग वेलोसिटी। तो हम लोग उसी के टर्म को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो वर्क डन रिक्वायर्ड फॉर मशीनिंग की जगह हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, दैट इज FC मल्टीप्लाई बाई VC
नेक्स्ट वाला टर्म जो एफ टी मल्टीप्लाई वी एफ वाला था, जो फीड वेलोसिटी के साथ में प्रोडक्ट था थर्स्ट फोर्स का, उसको हम लोगों ने क्या कर दिया यहाँ पर, नेग्लेक्ट कर दिया है अपॉन मटेरियल रिमूवल रेट। तो अब आप देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो अनकट चिप थिकनेस थी उसकी वैल्यू हमारे पास में क्या थी, T1, ठीक। हमने वर्कपीस की विड्थ को अज्यूम कर लिया था क्या, B, और कटिंग वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पर, VC। तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, ये हमारे पास में वो यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा जो कि हमारा पर यूनिट टाइम में रिमूव हो रहा होगा, ठीक है। ये अगर एक्सपेंशन आपको समझ में ना आ रहा हो तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ था, जब मैंने आपको बताया था कि एक हमारे पास में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ रहा था A0 और दूसरा हमारा आ रहा था सरफेस एरिया, है ना, शेयर प्लेन का एरिया AS। मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को दो तरह के एरिया बताए थे, एक A0 था और दूसरा हमारे पास क्या था, AS था। AS क्या था, शेयर प्लेन एरिया था, और A0 क्या था, जो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया था। तो जब A0 को हम लोग डिफाइन कर रहे थे तो A0 की वैल्यू हमारे पास क्या रही थी, अनकट थिकनेस मल्टीप्लाई बाई क्या, विड्थ ऑफ वर्कपीस आ रहा था। ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब अगर आप इस एरिया में जो कटिंग वेलोसिटी पर यूनिट, देखिए हमें क्या है, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम सिंपली डिफाइन एज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ को आप क्या लिख सकते हो, एरिया लिख सकते हो, और मल्टीप्लाई बाई हमारे पास में क्या हुआ, हाइट। अब हाइट यहाँ पर क्या है, यहाँ तो हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है, तो हॉरिजॉन्टल मोशन की वजह से अगर आप क्रॉस सेक्शन एरिया निकालोगे तो यहाँ पर लेंथ इंटू ब्रेड्थ एरिया नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, ब्रेड्थ इंटू हाइट आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, और जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होगा वो पर यूनिट टाइम में वो उसकी लेंथ होगी। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होगा पर यूनिट टाइम में, तो इसका मतलब क्या होगा, वो लेंथ क्या होगी, उसकी वेलोसिटी हो जाएगी। तो यहाँ पे इसीलिए जो आपके पास में ये वॉल्यूम आ रहा है वो क्या होगा, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A0 मल्टीप्लाई बाई ये लेंथ होगा पर यूनिट टाइम में, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग को ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक। तो ये हमारे पास में इसका मटेरियल रिमूवल रेट हो गया। अब इसको हम अगर आगे सॉल्व करते हैं, आगे डिफाइन करें, तो यहां से क्या होगा, दैट इज FC मल्टीप्लाई बाई VC, और इसको, इस वाले टर्म को मैंने बताया था लास्ट टर्म पे आपको, इसको हम लोग A0 लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाई VC। VC से VC वाला टर्म हमारे पास में क्या हो जाएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास में जो टर्म बचेगा यहाँ पर वो क्या बचा, केवल FC अपॉन A0। तो अगर स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी हम लोग निकालना है, स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी जो निकालना है वो क्या आएगी हमारे पास, FC अपॉन A0, ठीक है। और इसकी अगर यूनिट की बात करें तो आपको पता है कि जो हमारे पास में फोर्स की यूनिट होगी वो क्या होगी, न्यूटन होगी, और एरिया की यूनिट क्या होगी, mm², ठीक है। तो ये हमारे पास में स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। तो इसको बॉक्स में आप बंद कर लीजिए। तो कभी भी आपसे अगर क्वेश्चन में पूछता है, क्वेश्चन में आप लोगों को दिया होगा कि पावर कंजम्पशन कितना हो रहा है, या पावर कंजम्पशन डायरेक्ट ना देके आपको दिया जा रहा होगा कि मशीनिंग के में जो कटिंग फोर्स है और कटिंग वेलोसिटी है वो कितनी वहाँ पर है, ठीक है, और उसके मटेरियल रिमूवल रेट कितना है। तो आपको फाइंड करना होगा कि स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी निकालिए। तो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में आप सबसे पहले क्या करोगे, कटिंग फोर्स और कटिंग वेलोसिटी के थ्रू पहले तो पावर कंजम्पशन निकाल लोगे, और फिर जितना भी मटेरियल रिमूवल रेट है उससे आप टोटल नेट पावर कंजम्पशन को अगर डिवाइड कर दोगे तो आपके पास में स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। अब बात ये आती है कि ये जो स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी है इसका फिजिकल सिग्निफिकेशन क्या है, ठीक है। इस स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी का फिजिकल मीनिंग क्या हुआ, तो इस बात को ध्यान रखिए। अगर आप फिजिकल मीनिंग की बात करें तो ये जो स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी है ये हमें बताती है मशीनेबिलिटी को, ठीक है। ये टर्म जो है ये मशीनेबिलिटी को बताता है, मशीनेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्कपीस, ऑफ दैट वर्कपीस। अब कैसे ये बताएगा, इसको समझ लीजिए। देखिए, जितनी इसकी वैल्यू कम होगी, जितनी स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी की वैल्यू हमारी लो होगी, उतना ही कम एनर्जी इनपुट देके हम मटेरियल को क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, उस मटेरियल को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। देखिए, जितनी ये वैल्यू हमारे पास में लो होगी उतना ही हम क्या करेंगे, उतना ही वैल्यू हम लोग कम इनपुट देके उस मटेरियल को
जो है सेपरेट कर सकते हैं, उतना इजीली मटेरियल क्या हो सकती है, उसकी मशीनिंग हो सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जितनी स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी की वैल्यू लो होगी उतनी ही हमारी अच्छी मशीनेबिलिटी होगी उस पर्टिकुलर वर्कपीस की, ठीक है, उतनी ही अच्छी हमारी मशीनेबिलिटी होगी उस पर्टिकुलर वर्कपीस की। जितनी स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी उतना ही हमें ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा फॉर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिमूवल, ठीक है। तो अगर हम लोगों को ज्यादा अमाउंट देना पड़ रहा है यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिमूवल, तो इसका मतलब क्या हुआ, उस पर्टिकुलर वर्कपीस की मशीनेबिलिटी हमारी उतनी अच्छी नहीं है, तो उसकी मशीनेबिलिटी क्या होगी, पुअर मशीनेबिलिटी होगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो एक चीज ध्यान रखिए कि मशीनेबिलिटी और स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी जितनी लो होगी उतनी ही अच्छी आपकी मशीनेबिलिटी होगी, जितनी स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी किसी पर्टिकुलर वर्कपीस की हायर होगी उतनी ही आपकी क्या होगी, मशीनेबिलिटी उसकी लो होगी, ठीक है। तो ये चीज तो हो गया इसका फिजिकल सिग्निफिकेशन में। तो इसको चाहो तो नोट कर लो कि अगर मैं इसको यहां पर बता दे रहा हूं, इफ स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी इज हायर देन मशीनेबिलिटी क्या होगी, लो होगी। और अगर स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी आपकी लो है देन मशीनेबिलिटी आपकी क्या होगी, हायर होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास में हो जाएगा। आई थिंक यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फोर्सेस इन मशीनिंग, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जब मशीनिंग प्रोसेस होता है और हमने ये देखा था कि अपनी एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ऑर्थोगोनल मशीनिंग मेथड को अडॉप्ट करते थे। तो ऑर्थोगोनल मशीनिंग मेथड जब करते थे तो वहाँ पर क्या होते थे, दो तरह के फोर्सेस आते थे। एक तो हमारे पास में एफसी होता था और दूसरा हमारे पास में क्या होता था, एफटी होता था, ठीक है। कटिंग फोर्स और थ्रस्ट फोर्स ये क्या थे, मेजरेबल फोर्सेस थे। मैंने आपको बताया एक्चुअल फोर्सेस तो चार थे, बट जो मेजरेबल फोर्सेस होते थे जिसको हम लोग डायनोमीटर के थ्रू हम लोग मेजरमेंट करते थे। और ये अलग बात है कि इन मेजरिंग फोर्सेस के थ्रू हम लोग मर्चेंट सर के एनालिसिस वगैरह करके उन एक्चुअल फोर्सेस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिलहाल अगर हम लोग बात करें कि जो ये मेजरिंग फोर्सेस हैं, मेजरेबल फोर्सेस हैं एफसी और एफटी, इनके ऊपर प्रोसेस पैरामीटर का क्या इफेक्ट पड़ता है उसको हम लोग अब आगे वाले आर्टिकल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो उसको अब देखते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फोर्सेस इन मशीनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एमसीक्यू वगैरह में इस पर बेस काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फोर्सेस इन मशीनिंग। तो आपको एक चीज ये पता है कि किसी भी मशीनिंग प्रोसेस में जो प्रोसेस पैरामीटर होते हैं वो हमारे पास में तीन तरह के होते हैं। कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस में जो प्रोसेस पैरामीटर होते हैं वो हमारे पास में तीन तरीके के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, तो जो प्रोसेस पैरामीटर हैं पैरामीटर्स इन मशीनिंग वो हमारे पास में है कटिंग वेलोसिटी, ठीक है, फीड और डी दैट मीन्स डेप्थ ऑफ कट, ठीक है। ये किसी भी कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस में आपके पास में प्रोसेस पैरामीटर होते हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास में कटिंग वेलोसिटी, सेकेंड वन हमारे पास में है फीड और थर्ड वन हमारे पास में है दैट इज डेप्थ ऑफ कट, ठीक है।
तो ये चीज़ ध्यान रखिए, इन 3 प्रोसेस पैरामीटर्स का हमारा मशीनिंग के ऊपर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। ठीक, अब वो हम लोग अभी मशीनिंग का मतलब यहाँ पे ये देख रहे हैं कि मशीनिंग में जो फोर्सेस जनरेट हो रहे हैं उनमें इन 3 प्रोसेस पैरामीटर का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो उसको हम लोग जो है स्टडी करेंगे। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे ये देखिए, अभी हमको पता है कि जो हमारे पास में मेजरेबल फोर्सेस होते हैं वो हमारे पास में 2 तरीके के होते हैं। तो एनालिसिस में जो हमारे पास में मेजरेबल फोर्सेस होते हैं, मेजरेबल फोर्सेस हैं हमारे पास में, और हमारे पास कौन कौन से हैं? एक हमारे पास में FC है और दूसरा हमारे पास में है FT है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिए, अगर आप कटिंग वेलोसिटी को, ठीक है, ड्यूरिंग मशीनिंग प्रोसेस अगर आप कटिंग वेलोसिटी को इंक्रीज करते हो, ठीक है, सो फर्स्ट वन जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, ड्यूरिंग मशीनिंग प्रोसेस, ड्यूरिंग मशीनिंग प्रोसेस अगर हम लोग कटिंग वेलोसिटी VC की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास में क्या होता है, कटिंग फोर्सेस की वैल्यू, कटिंग फोर्सेस ये क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। ठीक है, अगर हम लोग कटिंग वेलोसिटी की वैल्यू को बढ़ाएंगे, ठीक है, मशीनिंग प्रोसेस में, तो जो हमारे पास में कटिंग फोर्सेस होते हैं इनकी वैल्यू क्या होती है, गोज डाउन होती है। ठीक, इसके अलावा जो सेकेंड प्रोसेस पैरामीटर है वो हमारे पास में क्या है, फीड है। तो अगर आप फीड की वैल्यू को इंक्रीज करते हो, ठीक है, आप जो फीड देते हो, जैसे मान लीजिए टर्निंग ऑपरेशन कर रहे हो, तो टर्निंग ऑपरेशन में हमें पता है कि फीड की यूनिट क्या होती है, mm पर रिवोल्यूशन। तो अगर आप फीड की वैल्यू को बढ़ाते हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारे पास में कटिंग फोर्सेस होंगे, कटिंग फोर्सेस होंगे उनकी वैल्यू क्या होगी, उनकी वैल्यू भी इंक्रीज करती है। ठीक है, यानी देखिए कटिंग वेलोसिटी को बढ़ाने पर, कटिंग वेलोसिटी को बढ़ाने पर यहां पे क्या हो रहा था, कटिंग फोर्सेस की वैल्यू हमारी क्या हो रही थी, डिक्रीज कर रही थी, बट फीड बढ़ाने पर कटिंग फोर्सेस की वैल्यू क्या होती है, हमारी बढ़ती है। थर्ड वन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, थर्ड वन हमारे पास में इंपॉर्टेंट है, अगर हम डेप्थ ऑफ कट यानी D की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं तो भी हमारे पास में कटिंग फोर्सेस की वैल्यू क्या होती है, वो बढ़ती है। डेप्थ ऑफ कट को भी अगर आप बढ़ाते हैं तो भी कटिंग फोर्सेस की वैल्यू बढ़ती है। देखिए डेप्थ ऑफ कट को बढ़ाने पर कटिंग फोर्सेस की वैल्यू क्यों बढ़ेगी, यहाँ पर देखिए आपने क्या किया, जब ज़्यादा डेप्थ तक आप मटेरियल को, वन स्ट्रोक में मटेरियल को रिमूव करना चाहोगे तो उस समय टूल के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेसेस ऑफर होंगे। इस वजह से जो रेजिस्टेंस ज़्यादा ऑफर हो रहा है उसको ओवरकम करने के लिए टूल को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इसी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है कि फीड और डेप्थ ऑफ कट को बढ़ाने पर कटिंग फोर्सेस की वैल्यू बढ़ जाती है, बट कटिंग वेलोसिटी को यहाँ पर इंक्रीज करने पर हमारे कटिंग फोर्सेस की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो एक डायरेक्ट कभी कभी स्ट्रेट पूछ लिया जाता है कि आप ये बताइए कि इन प्रोसेस पैरामीटर में अगर हम वैल्यू को चेंज कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हमारा कटिंग फोर्सेस पर जो कि मशीनिंग में जनरेट हो रहे हैं उन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये चीज़ हमारे पास में हो गई। ठीक है, ये हो गया। तो सबसे पहला तो ये हम लोगों ने देखा कि प्रोसेस पैरामीटर का हमारे पास में क्या इफेक्ट पड़ रहा था। ठीक है, इसी तरीके से जो सेकेंड वन हो सकता है, ये तो हो गया प्रोसेस पैरामीटर की वजह से, इसको फर्स्ट लिख लीजिए, प्रोसेस पैरामीटर का इफेक्ट मशीनिंग पर जो आ रहा है वो हमारे पास में ये है। ठीक है, फिर इसके बाद सेकेंड वन है कटिंग फ्लूइड्स। कटिंग फ्लूइड्स का अगर आप यूज कर रहे हो, कटिंग फ्लूइड्स का मतलब लुब्रिकेंट या कूलेंट का आप यूज कर रहे हो मशीनिंग में, तो उससे कटिंग फोर्सेस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। हालांकि आपको पता है कि कूलेंट को हम बेसिकली मशीनिंग में इसलिए यूज करते हैं ताकि जो हीट जनरेट हो रही है उसको हम डिसिपेट कर पाएं। अभी जो नेक्स्ट आर्टिकल हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे इसी मेटल कटिंग में, वो इसी टॉपिक पर बेस्ड है कि हीट जनरेशन जो मशीनिंग में होती है वो किस तरीके से होती है। तो उसमें आप देखेंगे कि कटिंग फ्लूइड का क्या रोल है। लेकिन अगर हम लोग इसी आर्टिकल में अगर पढ़ें कि कटिंग फ्लूइड को अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं यानी लुब्रिकेंट या कूलेंट का यूज़ कर रहे हैं हम मशीनिंग में, तो उससे कटिंग फोर्सेस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट लिख लीजिए कि अगर आप कटिंग फ्लूइड का यूज़ कर रहे हो मशीनिंग में तो अप्रोक्सीमेट 25 से 40% तक
सेकेंड पॉइंट है इफ कटिंग फ्लूइड, इफ कटिंग फ्लूइड्स यानी आपके कटिंग फ्लूइड्स में क्या हो गया, लुब्रिकेंट्स हो गए, ठीक है, कूलेंट हो गए, ठीक है। तो इफ कटिंग फ्लूइड्स आर यूज्ड इन मशीनिंग, तो उस कंडीशन में क्या होता है, अप्रोक्सीमेट 25 to 40%, 25 to 40% कटिंग फोर्सेस रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। 25 to 40% तक हमारे जो होते हैं 25 से 40% तक जो कटिंग फोर्सेस हमारे ऑफर हो रहे हैं वो क्या हो जाते हैं, वो रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। अब वो क्यों रिड्यूस हो रहे हैं इसको अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि थर्मो सॉफ्टनिंग का फिनोमिना किस तरीके से होता है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या आ रहा है, 25 to 40% तक कटिंग फ्लूइड ये यूज़ करने से कटिंग फोर्सेस की वैल्यू जो भी पहले जनरेट हो रही थी विदाउट कटिंग फ्लूइड का यूज़ किया हो, यानी ड्राई मशीनिंग में जो कटिंग फोर्सेस जनरेट हो रहे थे उनको अगर हम लोग वेट मशीनिंग यानी थ्रू कटिंग फ्लूइड का यूज़ करके अगर हम मशीनिंग कर रहे हैं और दोनों के फोर्सेस को कंपेयर करें ड्राई मशीनिंग और वेट मशीनिंग के फोर्सेस में, तो हम देखेंगे जो हमारे कटिंग फ्लूइड वाली मशीनिंग में फोर्सेस जनरेट हो रहे हैं वो ड्राई मशीनिंग के कंपेयर में 25 से 40% तक क्या हो जाते हैं, उनकी वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास में क्या हो गया, सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट हमारे पास में क्या है, अगर रेशियो की बात करें, आपने अगर ऑर्थोगोनल मशीनिंग लिया हुआ है, ऑर्थोगोनल मशीनिंग है, तो ऑर्थोगोनल मशीनिंग में कटिंग फोर्स और थ्रस्ट फोर्स में अगर आप रेशियो देख रहे हो, ठीक है, कटिंग फोर्स और थ्रस्ट फोर्स में जो आप रेशियो देख रहे हो तो वो रेशियो हमारा आएगा अप्रोक्सीमेट 67% रेशियो 33%, ठीक है। इस तरीके का रेशियो था, लगभग आप मान के चलिए कि टोटल जो हमारे पास में फोर्सेस जनरेट हो रहे हैं, या इसको इस तरीके से लिख लीजिए तो वो ज़्यादा अच्छे से रहेगा कि अगर टोटल हमारे पास पे 100% फोर्सेस हैं तो 100% फोर्स का टोटल फोर्सेस का 67% तो हमारे पास में कटिंग फोर्स होता है और थ्रस्ट फोर्स जो होगा वो हमारे पास में कितना होगा, 33%। यानी अगर आप FC और FT को आपस में आप कंपेयर कर रहे हैं तो FC की वैल्यू क्या होगी, 2 टाइम्स होगी इन कंपेयर टू FT। थ्रस्ट फोर्स के कंपेयर में जो FC कटिंग फोर्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी, डबल होगी लगभग, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगर इसी तरीके से ऑब्लिक्यू मशीनिंग है, मैंने आपको बताया है कि जितने जनरल मशीनिंग ऑपरेशन होते हैं वो ऑब्लिक्यू ही होते हैं। तो इन ऑब्लिक्यू मशीनिंग यहां पर क्या होता था, यहां पर आपके पास में FT के 2 कंपोनेंट हो जाते थे, एक्सियल एक हो जाता था और दूसरा क्या होता था, रेडियल हो जाता था। तो यहां पर अगर आप बात करो तो यहां पर 3 तरह के फोर्सेस हो जाते थे। तो FC की वैल्यू तो आपकी अप्रोक्सीमेट वही रहेगी, 67% ही रहेगी हमारे पास में एक्सियल ये कटिंग फोर्स की वैल्यू। लेकिन थ्रस्ट फोर्स के जो आपके 2 कंपोनेंट आ रहे हैं FT हमारे पास में 2 आ गए, एक हमारे पास में क्या है, एक्सियल, और एक हमारे पास में क्या है, रेडियल, FR, ठीक है। तो एक्सियल और रेडियल ये हमारे पास में 2 कंपोनेंट हो गए। तो इनकी वैल्यू हमारे पास में जो आ रही है, एक्सियल की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 27% के आसपास होगी और इसकी वैल्यू जो होगी वो 6% के आसपास होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, फोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है अगर ऑब्लिक्यू मशीनिंग है, ठीक है। ऑर्थोगोनल है तो ऑर्थोगोनल में आपके पास में क्या होगा, FC और FT का केवल जो है दोनों ही रहेंगे, और अगर ऑब्लिक्यू है तो उस कंडीशन में चूंकि मैंने बताया था उसमें कटिंग फोर्स फैक्टर
और आपके पास में जो कटिंग एज है इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री नहीं होता ओब्लिक्यू मशीनिंग में, तो वहाँ पर क्या होता है कि थर्स्ट फोर्स के दो कंपोनेंट आ जाते हैं, एक्सियल और रेडियल। तो उनमें इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, टोटल फोर्स 67% जो पार्ट होगा वो कटिंग फोर्स का होगा, टोटल जितने भी फोर्सेस हैं, और रिमेनिंग थर्स्ट फोर्स के दो कंपोनेंट में एक्सियल जो कंपोनेंट है वो 27% फोर्सेस लेगा और जो रेडियल होगा वो 6% तक फोर्सेस को लेगा। तो इस तरीके से हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये फैक्टर्स थे जो कि मशीनिंग में अफेक्ट कर रहे थे कटिंग फोर्सेस को। इसके आगे हम लोग देखते हैं हीट जनरेशन इन मशीनिंग, जो नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, तो उसको अब हम लोग डिस्कस करते हैं। सो नाउ वी टॉक अबाउट हीट जनरेशन इन मशीनिंग। ठीक है, तो हीट जनरेशन इन मशीनिंग को अगर आप समझना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को रिकॉल करना पड़ेगा। हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है that is based on law of conservation of energy, that means energy is neither be created or not be destroyed। यानी आप अगर इस टूल वर्क पीस इंटरफेस की ओर फोकस करो तो ये हमारे पास में क्या हो गया, that is वर्क पीस। ठीक है, ये हमारे पास में वर्क पीस हो गया, ये हमारे पास में चिप है और ये हमारे पास में क्या है, कटिंग टूल है। तो आप ये देख रहे हो कि ये टूल इस तरीके से यहाँ पर मूव कर रहा है और मटेरियल को रिमूव कर रहा है। तो अगर आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से इस पूरी फिनोमेना को रिलेट करते हो तो आपको पता है कि मशीनिंग करने के लिए हमें क्या जरूरत होगी, एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी। अभी आप लोगों ने पढ़ा ही था कि टफनेस को जो हम लोग डिफाइन करते थे तो क्या होता था, एनर्जी एब्जॉर्ब बाय मटेरियल अप टू इट्स फ्रैक्चर पॉइंट। यानी अगर हमें मटेरियल को रिमूव करना है तो हमें उसकी टफनेस के बराबर एनर्जी देनी पड़ेगी। उसी के बाद हम लोगों ने एक और डेफिनेशन को पढ़ा था स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी को, दैट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिमूवल। तो उस कंडीशन में अगर आप देखें तो यहाँ पे इस कटिंग टूल के थ्रू क्या हो रहा होगा, एनर्जी ट्रांसफर हो रही होगी इस वर्क पीस में, और यही जो एनर्जी होगी वो मटेरियल को रिमूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। ठीक है, अब अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग पढ़ें तो एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। यानी ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी जब यहाँ पर ट्रांसफर होगी तो वो कुछ पार्ट तो इसका क्या होगा, मटेरियल को रिमूवल करने में लगेगा, और कुछ पार्ट उसका क्या होगा, यहाँ पर मशीनिंग के दौरान जो हीट जनरेट हो रही है उसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? देखिए, जो एनर्जी हमारी टूल के थ्रू इस वर्क पीस में ट्रांसफर हुई फॉर मटेरियल रिमूवल, उसका कुछ पार्ट तो हमारा मटेरियल रिमूवल में लगेगा और रिमेनिंग पार्ट जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो ये हीट जनरेट हो रही है, कंक्लूजन क्या निकला कि जो ये हीट जनरेट हो रही है मशीनिंग में, ये हीट एनर्जी आई कहाँ से? ये हीट एनर्जी जो हमारी आई थी वो हमारी इस टूल के थ्रू जो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा था वर्क पीस में फॉर मटेरियल रिमूवल, उसी का एक पार्ट है ये। ठीक है, जो हमारी एनर्जी इस कटिंग टूल से इस वर्क पीस में ट्रांसफर हो रही थी फॉर मटेरियल रिमूवल, उसी का एक पार्ट क्या है, ये एनर्जी होगी, हीट एनर्जी होगी, जो कि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जोन्स पे जनरेट हो रही है। अब हम लोग बात करते हैं, इसमें ये पॉइंट लिख लीजिए कि जो दिस इज बेस्ड ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, first law of thermodynamics, और दिस इज बेस्ड, ये दिस क्या है, दैट इज हीट जनरेशन, किसमें, इन दिस मशीनिंग प्रोसेस। ओके, तो दिस इज बेस्ड ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे क्या है, बेस्ड है कि यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ एनर्जी इस कटिंग टूल के थ्रू इस वर्क पीस में आया था, उसी का एक पार्ट हमारा क्या हुआ, हीट जनरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब देखिए, यहाँ पर तीन डिफरेंट तरह के जोन यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, अब वो जोन कौन कौन से हमारे पास में है? फर्स्ट वन हमारे पास में जोन है ये प्राइमरी जोन, प्राइमरी शेयर जोन। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये प्राइमरी शेयर जोन अगर आप ध्यान से देखो तो ये देखिए, ये क्या है, ये तो हमारा शेयर प्लेन है। इसी शेयर प्लेन के अलोंग तो हमारा क्या होता था, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल होता था। तो जो शेयर प्लेन के अलोंग, जहां पर जिस जोन में आपका क्या हो रहा है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल हो रहा है, ठीक है, उस जोन में जो हीट एनर्जी जनरेट होती है वो हमारी क्या कहलाती है, प्राइमरी जोन में हीट जनरेशन कहलाता है। ठीक है, तो प्राइमरी जोन क्या हुआ, मशीनिंग में
जो हमारा हीट जनरेशन हो रहा है उसमें प्राइमरी जोन कौन सा हुआ? प्राइमरी जोन वो जोन हुआ जहां पर हमारा क्या हो रहा है? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल हो रहा है ड्यूरिंग मटेरियल रिमूवल। और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल कहाँ होता था? दैट इज इन द नेबरहुड ऑफ दिस शेयर प्लेन। इस शेयर प्लेन के अलाउंग आप देखोगे, उसके नेबरहुड में आप देखोगे तो यहाँ पर क्या होगा? हमारा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल होता है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कंज्यूम होती है वो हमारी इसी जोन में होती है। जो टूल की जो थ्रू जो एनर्जी सप्लाई हो रही है इस वर्कपीस में, उसमें जो सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम होती है वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल वाले जोन में ही होती है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम हो रही है। तो अप्रोक्सीमेट अगर यहाँ पर 100% एनर्जी कंज्यूम हो रही, सपोज मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया कि सपोज मान लीजिए यहाँ पर 100 अमाउंट एनर्जी कंज्यूम हो रही है, तो उसमें से 60 से 65% जो एनर्जी होगी, 60 से 65% जो एनर्जी होगी वो यहाँ पर हीट में कन्वर्ट हो जाती है। कहाँ पर? प्राइमरी शेयर जोन में। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है प्राइमरी शेयर जोन में, इस चीज को आप समझ लीजिए। जब हम लोग टूल के थ्रू एनर्जी को सप्लाई करेंगे इस वर्कपीस में, तो प्राइमरी शेयर जोन के अलाउंग यानी शेयर प्लेन के अलाउंग वहां पर क्या होता है? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल होता है। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल का मतलब क्या हुआ? मटेरियल में जो एटम्स हैं उन एटम्स के बीच में क्या होता है? डिफॉर्मेशन होने की वजह से उन एटम्स के बीच में जो लगा हुआ जो बॉन्ड होते हैं, जो एटम्स और एटम को रिलेट करते हैं, वो बॉन्ड क्या होते हैं? वो ब्रेक होने लगते हैं। अब जब वो एटम्स के बीच के बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर क्या होगी? हीट एनर्जी लिबरेटेड होगी, हीट एनर्जी वहां से इमिट्स आउट होगी। तो वही हीट एनर्जी जो है वो आपकी यहाँ पर होती है। तो अगर आपने मान लीजिए यहाँ पर एक्स अमाउंट ऑफ हीट, सपोज मान लीजिए यहाँ पर कुछ जेड अमाउंट ऑफ हीट टोटल हमने इस टूल के थ्रू वर्कपीस में दी, उसमें से एक्स अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल में कंज्यूम हुई, तो एक्स अमाउंट में से 60 से 65% उस एक्स अमाउंट का किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो जोन होगा वो हमारा प्राइमरी शेयर जोन होगा फॉर हीट जनरेशन। ठीक है, अब इस प्राइमरी शेयर जोन में इसको नोट डाउन भी करते जाइएगा, हेडिंग डाल लीजिए प्राइमरी जोन, प्राइमरी जोन फॉर हीट जनरेशन, हीट जनरेशन in machining, in machining। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? मैंने पहला आपको बताया कि इस जोन में क्या होता है? इस जोन में आपका होता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल। ठीक है, बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, बॉन्ड्स ऑफ एटम्स ब्रेक होंगे। ठीक है, और उससे क्या होती है? हमारी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, वो क्या होती है? इमिट्स होती है। ठीक है, तो कुछ हमारा इस तरह का यहां पर जो है जनरेशन होता है। ठीक है, कुछ यहां पर इस तरह से एनर्जी हमारी जो होती है वो जनरेट होती है, और जो है हीट के फॉर्म में यहां पर वो हमको देखने को मिलती है। तो इसमें क्या होगा? टोटल अमाउंट ऑफ हीट absorption in primary zone, in primary zone उसका कितना? 60 to 65% convert in the form of heat, in the form of heat। ओके, तो ये हो गया हमारे पास में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? अब ये जो हीट की तो बात हो गई कि 60 से 65% तक अमाउंट जो हीट का है वो यहाँ पे हमको देखने मिलेगा। टोटल अमाउंट जो कि
हमारा प्लास्टिक और डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल के लिए एब्जॉर्ब हो रहा होगा, उसका 60 से 65% हीट में कन्वर्ट हो गया। अब ये जाती कहाँ है हीट, जो ये जनरेट हुई हीट वो जाएगी कहाँ? तो ध्यान रखिए, जो ये हीट जनरेट हो रही है इस जोन में, उसका मैक्सिमम अमाउंट हमारा कहाँ चला जाता है? चिप में चला जाता है। ठीक है, जो ये 60 से 65% हीट का मैक्सिमम अमाउंट जो होता है वो डिसिपेट हो जाता है किसमें? चिप में चला जाता है। और माइन्यूट अमाउंट हमारा कहाँ जाता है, ट्रांसफर होता है? वर्कपीस में। ठीक है, तो इसमें ये पॉइंट और लिख लीजिए कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट कहाँ चली जाती है? चिप में चली जाती है। ठीक है, चिप में चली जाती है, ये इसको ध्यान रखिएगा। किसमें? इन प्राइमरी जोन। और रिमेनिंग कहाँ जाएगी? रिमेनिंग वर्कपीस में जाएगी। रिमेनिंग जो हमारी जाएगी वो किस में जाएगी? वर्कपीस में जाएगी। ठीक है, जो मैक्सिमम अमाउंट हमारा है वो कहाँ जाएगा? चिप में जाएगा, और जो रिमेनिंग अमाउंट होता है वो हमारा वर्कपीस में जाता है। तो आप मान के चलिए मोर देन 80% जो हीट होगी टोटल, ये 60 से 65% की मोर देन 80% हीट जो होगी वो चिप में चली जाएगी, चिप के साथ में बाहर चली जाएगी, और मुश्किल से जो रिमेनिंग पोर्शन बचेगा आपका वो हमारा वर्कपीस में जाएगा। तो ये तो हमारा हो गया जो मशीनिंग में प्राइमरी जो जोन होता है वहां पर हीट जनरेशन के बाद। तो ये ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पर 3 जोन बनाए हैं, प्राइमरी जोन, सेकेंडरी जोन, टर्शरी जोन। तो इन तीनों जोन में जो सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हो रही होगी वो हमारी कहाँ जनरेट होती है? वो हमारी प्राइमरी ही जोन में हीट जनरेट होती है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग को ये पूरी चीज समझ में आ गई होगी प्राइमरी जोन की हीट जनरेशन में, जो फर्स्ट वाला था जोन। अब हम लोग सेकेंड जोन की बात करते हैं। सेकेंड जोन आपको दिख रहा है, ये सेकेंडरी शेयर जोन है जहां पर हीट जनरेशन होता है। तो ये सेकेंडरी जोन आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। ये जोन कहां पर है? ये देखिए, चिप और टूल की कौन सी सरफेस? रैक सरफेस के कांटेक्ट में है। देखिए, ये चिप है, और चिप की ये वाली कौन सी है? ये चिप हो गया, और ये टूल की कौन सी सरफेस हो गई? ये रैक सरफेस हो गई। तो चिप और टूल की रैक सरफेस के बीच का जो कांटेक्ट जोन है दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी जोन, जहां पर हीट जनरेट होती है। इसकी बात हम लोगों पहले भी कर चुके हैं, जब हम लोगों ने रैक सरफेस के अलोंग ये बताया था कि चिप जब स्लाइड करता हुआ जाता है तो इन दोनों के बीच में क्या होता है? फ्रिक्शनल कांटेक्ट होता है। इस चिप के और रैक सरफेस के बीच में कैसा कांटेक्ट होता है? हमारा फ्रिक्शनल कांटेक्ट होता है। तो इस फ्रिक्शनल कांटेक्ट होने की वजह से भी यहां पर क्या होता है? हीट जनरेशन होता है। तो वही जो हीट ड्यू टू फ्रिक्शनल कांटेक्ट इन बिटवीन चिप एंड टूल रैक सरफेस जनरेट हो रही है, वो किस जोन में जनरेट हो रही है? वो सेकेंडरी जोन में जनरेट हो रही है। ठीक है, तो इसमें भी ध्यान रखिएगा कि जितना भी हीट जनरेट हो रहा है, अब पहली तो बात यह है कि कितना हीट जनरेट होगा। जैसे आपने अगर प्राइमरी जोन में बात किया था तो हमने ये कहा था कि जो जितनी भी हमारी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल की एनर्जी कंज्यूम हो रही थी उसका 60 से 65% किस में कन्वर्ट हो जाता था? वो हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता था। उसी तरीके से इस चिप को स्लाइड करने के में, रैक सरफेस के ऊपर स्लाइड करने में जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम हो रही थी, जो ये टूल के थ्रू हमको मिल रही थी, उसका अप्रोक्सीमेट 35 से 40% तक जो होता है वो यहां पर फ्रिक्शन के थ्रू हीट जनरेशन में कंज्यूम हो जाता है। क्लियर हो रही बात? तो इन सारे पॉइंट्स को हम लोग नोट कर लेते हैं सेकेंडरी जोन के लिए। ठीक है, तो उसको स्टडी करते हैं। ठीक, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए सेकेंडरी हीट जोन। सेकेंडरी हीट जोन। ठीक, तो सेकेंडरी हीट जोन कहां पर है? पहली पॉइंट इसमें नोट कर लीजिए कि कहां पर है सेकेंडरी
हीट जोन दैट इज प्लेस्ड कहाँ पर, इन बिटवीन टूल, रैक सरफेस एंड चिप। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या है, हीट जनरेशन कितना है, टोटल अमाउंट ऑफ हीट जो कंज्यूम हो रही होगी इस फ्रिक्शनल कॉन्टैक्ट के ओवरकम मोशन कराने के लिए चिप को रैक सरफेस पे, उसका 30 to 35% कन्वर्ट किसमें हो रहा है, कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है, हीट जनरेशन हो रहा है। और ये क्या है, इसका रिस्पॉन्सिबल क्या है, हीट जनरेशन किस वजह से हो रहा है, ड्यू टू फ्रिक्शनल कॉन्टैक्ट in between tool and chip। ओके, नेक्स्ट पॉइंट भी इसमें हो सकता है कि मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ चिप फॉर्मेशन में एक होता था हमारे पास में बिल्ट अप एजेस फॉर्मेशन, है ना। तो बिल्ट अप एजेस फॉर्मेशन होने की वजह से, बिल्ट अप एजेस फॉर्मेशन कैसे होते थे, जब हम लोग ये देखते थे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हो जाता था, तो जो माइक्रो लेवल के जो चिप के पार्टिकल्स होते थे वो क्या हो जाते थे, वेल्डेड हो जाते थे स्टूल की रैक सरफेस के ऊपर। तो अगर वो एब्रेसिव हुए, अगर वो माइक्रो पार्टिकल्स कैसे हुए, वो एब्रेसिव हुए, तो उस कंडीशन में भी यहाँ पर क्या होगा, फ्रिक्शन बढ़ जाता है और यहाँ पर हीट जनरेशन हो जाता है। तो वैसे देखा जाए तो फ्रिक्शनल कॉन्टैक्ट ही है टूल और चिप के बीच में जो कि इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास में हो गया। अब इसमें हमने ये देख लिया कि 30 से 35% तक जो हीट होती है वो हमारी यहाँ पर जनरेट हो रही है। इसमें भी जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट होती है वो कहाँ पर चली जाती है, चिप में ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, तो जो कि 30 से 35% अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पर जनरेशन हो रहा है, इसमें जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट होता है वो कहाँ से चला जाता है, चिप के साथ में डिसिपेट हो जाता है। तो यहाँ पर लिख लीजिए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट कहाँ पर ट्रांसफर होती है, ट्रांसफर किसमें, चिप में, और जो माइनर अमाउंट होता है वही हमारा क्या होता है, टूल में जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या हो गया, सेकेंडरी शेयर जोन हो गया जिसमें हीट जनरेशन की हम लोगों ने बात किया। अब हम लोग आते हैं टर्शरी शेयर जोन। तो टर्शरी जो आपका हीट जोन है, शेयर जोन है, ये कहाँ पर आ रहा है, आप ध्यान से देखो तो ये टूल की फ्लैंक सरफेस, ये देखिए ये टूल की क्या है, फ्लैंक सरफेस है, फ्लैंक सरफेस, और जो हमारे पास में वर्कपीस है, ठीक है, वर्कपीस है, इनके बीच में कांटेक्ट में आता है। ठीक है, ये टूल की फ्लैंक सरफेस, ये टूल की फ्लैंक सरफेस, ये देखिए रैक सरफेस है और ये कौन सी है, फ्लैंक सरफेस है। तो ये फ्लैंक सरफेस और ये जो वर्कपीस की आपकी मशीन सरफेस है, उन दोनों के बीच में कांटेक्ट की वजह से यहाँ पर क्या होता है, हीट जनरेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ समथिंग और वैसे ही रीजन है टर्शरी जोन में हीट जनरेशन के लिए कि फ्रिक्शनल कांटेक्ट अगर आपके पास में है फ्लैंक सरफेस और ये मशीन सरफेस के बीच में, यानी मैंने आपको टूल ज्योमेट्री बताया था, एक क्लियरेंस एंगल होता था या रिलीफ एंगल जिसे बोलते थे, तो वो अगर सफिशिएंट नहीं है तो यहाँ पर कांटेक्ट होगा। या हो सकता है ये जो आपकी सरफेस है यहाँ पर कुछ अब्रेसिव पार्टिकल हो, वो अब्रेसिव पार्टिकल क्या हो, वो हमारी इस टूल की फ्लैंक सरफेस को क्या कर रहा हूँ, डैमेज कर रहा हूँ, उनके साथ में फ्रिक्शन के कांटेक्ट में हो, तो उससे भी वहाँ पर क्या होगा, हीट जनरेशन होगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इन तीनों जोन में जो सबसे कम एनर्जी हमारी जनरेट होती है हीट के फॉर्म में, वो हमारी ये टर्शरी जोन में ही होती है। सबसे ज़्यादा आपकी प्राइमरी में होती है, सेकंड नंबर पर सेकेंडरी में होती है, और फिर थर्ड नंबर पर टर्शरी जोन में होती है। तो अब इसको भी हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं टर्शरी जोन को। तो हेडिंग डाल लीजिए टर्शरी हीट जोन।
हेडिंग डाल दीजिए टर्शरी हीट जोन। ओके, तो टर्शरी हीट जोन कहां पर हुआ, पहले तो उसकी पोजीशन देख लीजिए कहां पर है। टूल फ्लैंक सरफेस, टूल फ्लैंक सरफेस एंड वर्कपीस। ठीक है, यानी टूल और वर्कपीस के बीच का जो इंटरफेस है वहां पर ये है। ठीक है, तो टूल फ्लैंक सरफेस एंड वर्कपीस ये हमारे पास में हो गया। ठीक है, ये चीज हो गई। अब इसके बाद इसके रीजन को लिख लीजिए कि यहां पर जो है जो हीट जनरेट हो रही है वो किस वजह से जनरेट हो रही है। ठीक है, तो यहां पर जो हीट एनर्जी जनरेट हो रही है ड्यू टू फ्रिक्शन, हीट is generated due to friction in between tool and workpiece, ओके। अब इसमें कितनी हीट हमारी जनरेट हो रही है, तो ये ध्यान रखिए टोटल अमाउंट ऑफ हीट, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो भी हमारे यहाँ पे कंज्यूम हो रही है उसका अप्रोक्सीमेट 5 to 10% जो होगा वो यहाँ पर हीट के फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हीट जनरेशन that is approximate 5 to 10% of heat absorption। ओके, ये हो गया हीट जनरेशन जो है अप्रोक्सीमेट 5 to 10% ऑफ जो हमारे पास में यहाँ पर एनर्जी कंज्यूम हो रही होगी उसका होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में। अब इसमें भी जो आपकी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट होती है वो हमारी कहाँ जाती है, वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट हमारी वर्कपीस में चली जाती है और माइन्यूटली जो अमाउंट होता है वो हमारा कहाँ जाता है, वो हमारा टूल में जाता है। तो इसमें लिख लीजिए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट वो डिसिपेट होती है, वो कहाँ पर जाती है, टूल में जाती है, और रिमेनिंग जो हमारे पास में होगा वो हमारा ये वर्कपीस में जाती है। और जो रिमेनिंग हमारे पास में जो अमाउंट होता है वो हमारा कहाँ जाता है, टूल में जाता है। तो इस तरीके से ये हमारे पास में 3 जोन हो गए जहाँ पे हीट जनरेशन होता है ड्यूरिंग मशीनिंग प्रोसेस, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी जोन हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास में आ गया। इसके अलावा एक चीज ध्यान रखिए, अगर आप ध्यान से देखो ये तीनों जोन टूल पर कहाँ पे मिलते हैं, ये तीनों जोन जो मैंने आपको बताया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ये तीनों जोन आपस में कहाँ पर मिलते हैं। तो आप ध्यान से देखोगे प्राइमरी जोन देखिए यहाँ पर है, ये पूरा पोर्शन प्राइमरी जोन का है, सेकेंडरी जोन का ये वाला पोर्शन है और टर्शरी जोन का हमारे पास में ये वाला पोर्शन है। तो अगर आप देखोगे कि ये जो तीनों जोन है ये आपस में कहाँ पर मिलना है, ये तीनों जोन आपस में यहाँ पर इस पॉइंट पे मिलना है, और ये पॉइंट क्या है, टूल नोज है। टूल नोज जो होगा यहाँ पर आप देखोगे ये तीनों जो जोन होते हैं, प्राइमरी जोन, सेकेंडरी जोन और टर्शरी जोन, ये तीनों जोन आपस में टूल की नोज पर मिलते हैं। इसी वजह से टूल की नोज पर टेम्परेचर की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। ठीक है, क्योंकि तीनों तरफ से हीट का जो है इनपुट इसको मिल रहा होता है। ठीक है, तो अगर तीनों तरफ से ये हीट का इनपुट मिल रहा है और टेम्परेचर टूल की नोज पर इतना ज़्यादा हो जाए कि वो इस टूल मटेरियल की रेड हार्डनेस टेम्परेचर को ऊपर चला जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, मैंने आपको बहुत ही स्टार्टिंग चैप्टर में जब मैंने मेटल कटिंग पढ़ाया था फर्स्ट लेक्चर में, तो आपको
रेड हार्डनेस टेम्परेचर के बारे में बताया था, हॉट हार्डनेस टेम्परेचर के बारे में बताया था पर्टिकुलर मटेरियल का। तो पर्टिकुलर मटेरियल का हॉट हार्डनेस टेम्परेचर क्या होता है, जहाँ पर मटेरियल में जो उस टेम्परेचर पर हार्डनेस जो होती है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर टूल की नोज पर हॉट हार्डनेस टेम्परेचर के बियॉन्ड टेम्परेचर जनरेट हो जाता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, टूल की नोज की जो हार्डनेस होगी वो कम हो जाएगी, वो रिड्यूस हो जाएगी, और टूल की नोज के डिफॉर्मेशन के होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो हम लोगों को इसी वजह से इस हीट का एनालिसिस करना और इस हीट को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अदरवाइज हमारा जो टूल का नोज़ है वो ड्यूरिंग मशीनिंग डिफॉर्म कर सकता है ड्यू टू ओवरकम टेम्परेचर बियॉन्ड या ड्यू टू क्रिएटिंग हायर टेम्परेचर इस नोज़ का इन कंपेयर टू हॉट हार्डनेस टेम्परेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, मशीनिंग के टाइम पर कूलेंट या लुब्रिकेंट्स का भी यूज़ करते हैं, जिससे कि इस हीट को हम लोग कंट्रोल कर सकें। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? तो ये चीज़ हमारे पास में बड़ी इंपॉर्टेंट थी। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि देखें, अगर हीट डिसिपेट जो होगी इन तीनों जोन में, चाहे वो प्राइमरी जोन हो, चाहे सेकेंडरी जोन हो, चाहे टर्शियरी जोन हो, तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो हीट डिसिपेट हो रही, पहले तो हीट जो जनरेट हो रही है, और जो हीट डिसिपेशन हो रहा है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर जा रहा है, चिप के साथ में जा रहा है। सेकेंड नंबर पे आप देखोगे तो वो हमारा वर्कपीस में जा रहा है, और सबसे कम हमारी जो हीट जाती है वो किस में जाती है, टूल में जाती है। तो इसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं कि किस तरीके से हीट डिसिपेशन हो रहा है। हीट जनरेशन तो आपको दिख गया, हीट जनरेशन देखिए 60 से 65% हीट जो हमारी जनरेट हो रही है वो प्राइमरी में जनरेट हो रही है, और सेकेंडरी में हमारे कितनी थी, करीब 35 से 40% तक थी, और टर्शियरी में हमारे पास में कितनी थी, टर्शियरी में हमारे पास में थी 5 to 10% तक थी। अब ये हीट डिसिपेट किस फॉर्म में हो रही है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सपोज हमारे पास में अगर टोटल अमाउंट ऑफ हीट जो जनरेट हो रहा है उसकी बात करें, तो हीट जनरेशन के लिए जो हीट मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है, जो वर्क हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, और जो वर्क कंज्यूम कर रहे हैं मशीनिंग में वो किसके बराबर है, FC मल्टीप्लाई बाई VC के इक्वल है। ठीक है, FC मल्टीप्लाई VC के थ्रू आप एनर्जी को सप्लाई कर रहे हैं। अब इसी के कुछ पार्ट आपका जो है कन्वर्ट होगा, तो इसमें जो पार्ट कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, कुछ तो आपका फॉर्म एनर्जी के फॉर्म में जा रहा है, और जो हीट जनरेशन में जा रहा है, तो हीट डिसिपेशन में जो हीट जनरेशन के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसमें आपके 3 पार्ट हो गए। एक तो हमारे पास हो गया कुछ पार्ट चिप में जाएगा, ये डिसिपेशन लिखे दे रहा हूँ, HD लिखे दे रहा हूँ, हीट डिसिपेशन, तो कुछ तो आपका चिप में जा रहा है, ठीक है, कुछ हमारा किस में जा रहा है, हमारे पास में वर्कपीस में जा रहा है, और कुछ हमारे पास किस में जा रहा है, टूल में जा रहा है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए अगर इसको परसेंटेज में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो 75 से 80% जो डिसिपेट होती है हीट, 75 to 80% जो हीट है वो डिसिपेट हो रही है चिप में। ठीक है, वर्क पीस में सेकेंड नंबर पर, डेट इज अप्रोक्सीमेट 50 to 20%, 50 to 20% जो हमारी हीट है वो हमारी कहाँ पर डिसिपेट हो रही है, वो वर्क पीस में डिसिपेट हो रही है, और टूल में हमारी जो है 5 to 8%। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारा जो है हीट का जो है डिसिपेशन होगा यहाँ पर। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, कई बार ये चीज़ पूछ ली जाती है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट कहाँ पर डिसिपेट होती है, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट जो होती है वो हमारे किसके साथ में चली जाती है, चिप के साथ में जो है वो डिसिपेट हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास हो गई। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग टूल फेलोर के बारे में स्टडी करेंगे कि टूल में फेलोर किस तरीके से हो सकता है, टूल फेलियर किस तरीके से होता है। इसमें भी 3 तरीके के टाइप होते हैं टूल फेलोर के। उसमें फर्स्ट वन होता है कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाए टूल में। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि टूल के नोज़ के डिफॉर्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर टूल की नोज़ का टेम्परेचर उसकी मटेरियल की हॉट हार्डनेस टेम्परेचर के ऊपर चला जाता है। तो कुछ इसी तरीके के कई सारे रीजंस हैं जिसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाता है टूल में, जिससे कि वो मशीनिंग करने के पहले खुद ही टूट जाता है, वर्कपीस को नहीं रिमूव करता है और खुद ही वो ब्रेक हो जाता है। दूसरा हमारे पास में रीज़न होता है कुछ ग्रेजुअल वियर की वजह से टूल में इरोजन हो जाता है। ठीक है, थर्ड वन हो जाता है डिफ्यूजन की वजह से भी होता है।
ठीक है। मैकेनिकल एब्रेसिवनेस कांटेक्ट में आते हैं, उससे भी हमारी सरफेसेस टूल की क्या होती हैं, ख़राब हो जाती हैं। तो ये सारे रीज़न, और जो टूल में फेलोर होने के सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न हैं, क्रेटर वियर जो आता है टूल में, ठीक है, फ्लैंक वियर आते हैं टूल में, वो किस वजह से आते हैं, उनके पीछे क्या रीज़न है, इसको हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जो हमारे पास में टूल लाइफ है और टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन है, उसको भी हम लोग स्टार्ट कर दें, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टॉपिक। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।